कैसे करना है? All right. Okay, so finally we meet. Have we started up with the nationalism? Isn't it? Uh, there are kids there also, and the kids are here also. दोनों मैनेज करने पड़ेंगे हाँ. All right. Okay, so nationalism in India जो chapter हमने start किया है. Before that, I was asked by sir to get some consent forms. Have you all brought it? आप सबने consent forms कुछ लाए हैं आपने? Not signed yet. It would be very tough for allowing us to get the student inside without the consent form. क्योंकि ये गवर्नमेंट की रूलिंग है. कंसेंट फॉर्म के बिना आप बच्चों को नहीं बुलाएंगे तो बंद हो जाएगा हमारा ये क्लिनिक. ठीक है, तो आप सारे बच्चे अब नेक्स्ट टाइम whenever you are coming tomorrow, will you be coming tomorrow now? When are you coming now? Monday. संडे को आ रहे हो तो कंसेंट फॉर्म अगर नहीं है मैम से ले लीजिए बाहर, और अगर है तो प्लीज उनको संडे को ले आइएगा. ठीक है, उसके उसके बिना मुझे लगता नहीं संडे को अंदर आने देंगे, क्योंकि if somebody comes and asks कि आप बच्चों को कैसे बिठाए हुए बिना कंसेंट तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी. I hope you all understand that. So let us start with the nationalism. तो अभी तक पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमने क्या क्या कर लिया है. एक छोटा सा मैप बना लेते हैं कितना रहेगा. ठीक है, तो ज्योग्राफी में चैप्टर 1 रिसोर्सेज, चैप्टर 2 नहीं आ रहा है, चैप्टर 3 नहीं आ रहा है, चैप्टर 4 एग्रीकल्चर, चैप्टर 5 एग्रीकल्चर के बाद कौन सा है? नेशनल इकोनॉमी. Lessons of national economy is chapter 7. What is chapter 6? Manufacturing and industry. वो आ रहा है, और एक और है. लाइफ साइंस तो आ ही नहीं रहा. फिर चैप्टर कौन सा एक और है इसमें? और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज वो भी नहीं आ रहा है. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आ रहा है और चैप्टर 7 लाइफ साइंस आ रहा है. ये चैप्टर्स आ रहे हैं हमारे. फिर आगे हमारी पॉलिटिकल साइंस में फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग, दूसरा है फेडरलिज्म, थर्ड इज जेंडर डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी नहीं आ रहा है. फोर्थ जेंडर रिलीजन कास्ट नहीं आ रहा है. फिफ्थ पॉलिटिकल पार्टी आ रहा है. और सिक्स्थ challenges to democracy से पहले कौन सा? आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी. हाँ ठीक है. और उसके बाद आगे हमारी इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर डेवलपमेंट आ रहा है, सेकंड चैप्टर सेक्टर्स आ रहा है, थर्ड चैप्टर मनी एंड क्रेडिट आ रहा है, और फोर्थ चैप्टर ग्लोबलाइजेशन आ रहा है. फिर और सिक्स चैप्टर नहीं आ रहे. हिस्ट्री में नेशनलिज्म इन इंडिया और नेशनलिज्म इन यूरोप, ये पूछा. ठीक है, ये हो गया, 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 ये हो गया. Am I right? ये कर लिया बेटा. पढ़ते थे ऑनलाइन क्लासेस में सब जाता था. इसलिए हम ये कर रहे हैं. तो ये हो जाएगा तो हमारा 50% का सिलेबस.
क्योंकि ऑनलाइन में सिलेबस बहुत स्लो चल रहा है। फिर हमारे ये 2 चैप्टर रह जाएंगे, ये 2 रह जाएंगे, ये 2 रह जाएंगे और एक ये। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे कि ये कंप्लीट करने के बाद हम लोग अब पूरा 2-2 चैप्टर लेके चलेंगे और कंप्लीट करते जाएंगे। ठीक है, हम नॉर्मली ऐसे ही चले थे शायद, 2-2 चैप्टर एक साथ कंप्लीट किए थे ना। ठीक है, अब इसके बाद ज्योग्राफी के दोनों कंप्लीट, फिर पॉलिटिकल साइंस के दोनों कंप्लीट, इकोनॉमिक्स के दोनों कंप्लीट और लास्ट में इसका ऑलराइट। ये भी थोड़ा प्लान में भी चेंज आया, एक क्लास से कंप्लीट नहीं होने वाला सिलेबस, तो कुछ चेंजेस आएंगे प्लान में भी। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू विद द चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया। What have we studied in this chapter till now? That the feeling of nationalism was not at all there in Indians before the coming of महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के आने से पहले हमारे में कोई फीलिंग नहीं थी नेशनलिज्म की। ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ते थे, मुगल्स के खिलाफ लड़ते थे, दिल्ली सल्तनत के खिलाफ लड़े, लेकिन क्यों लड़ते थे? अपने लिए। ठीक है, एक पर्टिकुलर जगह के राजा को अगर कोई मुगल सुल्तान कैप्चर करने लगता था तो वो खड़ा हो जाता था कि शिवाजी खड़े हो गए या मराठा लीडर्स, राजपूताना लीडर्स खड़े हो गए, तो लेकिन वो क्या प्रोटेक्ट करते थे? इंडिया को। वर दे प्रोटेक्टिंग इंडिया? किसको प्रोटेक्ट कर रहे थे? अपनी टेरिटरी को। दैट्स इट। क्योंकि इंडिया एज अ कंट्री का कंसेप्ट था ही नहीं। ठीक है, बिल्कुल था ही नहीं लोगों में कि हमारा एक भारत देश है जिसको हमने बचाना है, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं था। ठीक है, बाद में जब ब्रिटिशर्स आ गए, ब्रिटिशर्स के आने के बाद भी कोई कंसेप्ट नहीं आया ये वाला भारत का, इंडिया का नेशनलिज्म, राष्ट्र। ठीक है, कोई कंसेप्ट नहीं आया। जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आ गए, इंडिया को धीरे धीरे ऑक्युपाई करना शुरू कर दिया उन्होंने। पहले ट्रेडर्स बन गया है, ट्रेडर्स बनने के बाद उन्होंने राइट्स ले लिए, ट्रेडिंग राइट्स लिए, ट्रेडिंग के बाद उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स ले लिए और धीरे धीरे इंडिया का पूरी पॉलिटिक्स को अपने हाथ ले लिया। ठीक है, एंड दे स्टार्टेड रूलिंग ओवर इंडिया। What was the reason why Britishers came to India? Do you know that? The reasons why they came to India? By seeing its heritage and culture. So what was the reason? So because we were used to have a lot of wealth, gold. No, gold तो साउथ अफ्रीका लेने गए थे। इंडिया से ज्यादा वो साउथ अफ्रीका में थे गोल्ड और डायमंड्स लेने। इंडिया में क्या था ऐसा, क्यों आए थे इंडिया में? आपको पता है हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजेशन? जो कॉलोनाइजेशन की हिस्ट्री, यू नो व्हाट इज कॉलोनाइजेशन? कॉलोनाइजेशन होता है जब कोई कंट्री किसी कंट्री को अपनी कॉलोनी बना लेती है। कॉलोनी बनाने का मतलब है उसको उसकी पॉलिटिकल राइट्स अपने हाथ में लेती है और उसको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देती है। द हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजेशन किसने शुरू की थी? यूरोपियन कंट्रीज ने, फ्रांस, ब्रिटेन, और भी जो डच कंट्रीज थी, डच, फ्रेंच, इंग्लिश, ये सारे लोग थे ना जिन्होंने कॉलोनाइजेशन शुरू की थी। मुगल्स ने कॉलोनाइजेशन नहीं शुरू की थी। मुगल्स जब इंडिया में आए वो ये सोच के नहीं आए थे कि हमारी पिछली भी कोई कंट्री है, वो उसको छोड़ के इंडिया में आ गए एंड दे मेड इंडिया देयर होम। ठीक है, मुगल्स ने इंडिया को अपना होमलैंड बनाया। वो ये नहीं कह रहे थे कि यहाँ के फार्मर्स को लूटो, यहाँ के क्या कहते हैं उसको, मंदिरों को लूटो, ऐसी चीजें नहीं करते थे। वो इंडिया में इस तरह रहते थे जैसे कि इंडिया के राजे थे, उनको रहना है तो इंडिया के लोगों के साथ रहना। ठीक है, हाँ, दिल्ली सल्तनत से पहले जो तुगलक वगैरह आए थे उन्होंने लूटा था इंडिया की, मुगल्स ने नहीं लूटा। ठीक है, मुगल्स अपना घर समझ के रहते हैं। समझ आया? कोई इतना गंदा नहीं किया उन्होंने जितना हम लोग सोचते हैं कि मुगल्स तो हमें सिर्फ मारते थे, ऐसा नहीं है। ठीक है, हमने मुगल्स अपनी कंट्री समझ के रहे थे। जो भी पॉलिसीज, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज आपने बड़ी पढ़ी होंगी, अकबर की, हुमायूं की, सबकी बड़ी होंगी। वंडरफुल एडमिनिस्ट्रेटिव
सर्विसेज दे वर गिविंग, ठीक है। हाँ, लेकिन वो इंडिया के राजाओं से जब वो लड़ते थे, you are using 40 of marker or only one? Just one. Okay. Thank you. जब वो लड़ते थे आपस में, तो वो इसलिए लड़ते थे क्योंकि वो जो मुगल्स थे वो उनकी टेरिटरी को एनेक्स करना चाहते थे कि हम अब रूल करेंगे आप पे, ठीक है। तो इसलिए उनकी लड़ाइयाँ होती थी आपस में, ठीक है। ब्रिटिशर्स क्या बन के आए थे? ब्रिटिशर्स जब दरबार में आए ना, जहांगीर के दरबार में 1612 में या 1606 में, 17th सेंचुरी की बिगिनिंग में ब्रिटिशर्स आए थे इनके जहांगीर के दरबार में। उन्होंने कहा कि कुछ भी इस चैप्टर में नहीं लिखा हुआ आपके एग्जाम में नहीं आने वाला, जस्ट टू हैव अ रिकैप। आपने पिछली हिस्ट्री की बुक्स में पढ़ा होगा, मुझे लगता है कि पढ़ा हुआ है ये। तो जब वो आए यहाँ पर तो इंडिया में, तो उन्होंने कहा कि हमें ट्रेड करना है, क्योंकि यूरोप में आया था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। क्या आ गया हुआ था? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था 16th और 17th सेंचुरी में। इंडस्ट्रीज बनना शुरू हो गई यूरोप में, ठीक है। इंडस्ट्रीज बनने का मतलब है, अच्छा मुझे पता है, इंडस्ट्रीज बनने का मतलब है कि जो प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, ठीक है। जब इंडस्ट्रीज में कपड़ा बनना शुरू हो गया, जब इंडस्ट्रीज में जूते बनने शुरू हो गए, जब इंडस्ट्रीज में बैग्स बनने शुरू हो गए, तो जब इंडस्ट्रीज में चीजें बनेगी तो वो मास प्रोडक्शन, ज्यादा प्रोडक्शन होगी, ठीक है। वो ज्यादा प्रोडक्शन की लिए दो चीजों की बड़ी जरूरत है। जब ज्यादा प्रोडक्शन होगी उसके लिए ज्यादा किसकी जरूरत है? रॉ मटेरियल की जरूरत है, ठीक है। और जब ज्यादा प्रोडक्शन हो जाएगी तो ज्यादा बड़ी किसकी जरूरत है? मार्केट की जरूरत है। तो यही दो रीजन थे कि यूरोपियंस जो थे वो मार्केट्स ढूंढ रहे थे, रॉ मटेरियल की सप्लाई के लिए जगह ढूंढ रहे थे, तभी वो फैलना अपनी कॉलोनीज बनाना शुरू कर दिया। कॉलोनीज वो इसलिए नहीं बनाते थे कि उन्होंने उसको अपना घर वहां पे बसना है, जाके रहना है वहां जाके, नहीं, उनको वहां के लोगों से कोई लेना नहीं, ठीक है। उन्होंने क्या करना था कि वहां पे रॉ मटेरियल उस कंट्री में जहां पर रॉ मटेरियल बड़ा अच्छा मिलता था। इंडिया हैड ह्यूज wealth of various types of crops, spices, even the fabrics, जो cotton, one of the finest quality of cotton grows on the black soil in Gujarat, ठीक है। तो हमारी गुजरात में जो ब्लैक सॉइल्स हैं और डेजर्ट में, वहां पर दुनिया की सबसे अच्छी बेहतरीन कॉटन होती है। उनको अपनी इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल चाहिए था, कॉटन, ठीक है। तो उसके लिए वो इंडिया में आए, प्लस इंडिया की पॉपुलेशन तो तब भी बहुत थी, ठीक है। जो हमारे हिस्टोरिकल जो राइटर्स थे, जो आपने देखा होगा हिस्ट्री में ना, क्या होता है कि दूसरी दूसरी जगहों पे कोई लोग विजिट करते हैं और फिर आके अपना अकाउंट लिखते थे, हिस्ट्री की बुक में आपने दिया होगा छोटी क्लास में, ठीक है। तो जो हिस्टोरिकल एंशिएंट पीरियड में भी जो लोग आए थे बाहर के देशों से हमारे देश को देखने के लिए, तब भी वो कहते थे कि इतनी पॉपुलेशन में हमने किसी देश में नहीं देखी। ये नहीं है कि हम अभी ज्यादा पॉपुलेशन हुई है, हमारी एंशिएंट पीरियड से, क्योंकि यार रिसोर्सेज बड़े अच्छे थे, क्लाइमेट बड़ा फेवरेबल था, ठीक है। यूरोप में इतनी पॉपुलेशन क्यों नहीं है? इतनी ठंड है, वहां ठंड है, क्रॉप्स नहीं उगते हैं, ठीक है। बाकी चाइना में कितनी ठंड है, वहां पर भी कोई इतनी अच्छी जमीन नहीं है, लेकिन पॉपुलेशन वहां पर भी काफी है, क्योंकि वहां पर क्रॉप्स बड़े होते हैं, ठीक है। तो वो कंट्रीज जहां पर क्लाइमेट अच्छा है, जमीन अच्छी है, पानी अच्छा मिलता है, वहां पर पॉपुलेशन अपने आप बढ़ेगी, और अभी से नहीं, एंशिएंट पीरियड से। तो हमारे यहाँ पे मार्केट भी बहुत बड़ी थी बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन, और इंडिया के लोग ऐसे नहीं थे कि भूखे मर रहे हो। हम कहते हैं ना कि हमारी बड़ी रिच हेरिटेज थी, तो एक्चुअली भी थी, ठीक है। लोग जो थे अच्छा खासा खाते पीते थे, अपनी जमीनों में खेती करते थे, और अच्छा खाने पीने के लिए था, भूखा कोई नहीं मरता था, ठीक है। तो मार्केट के लिए और रॉ मटेरियल के इंडिया में आए, हमारे इंडिया को उन्होंने बना लिया कॉलोनी। धीरे धीरे उन्होंने राइट्स देना शुरू कर दिए, जी हम सिर्फ ट्रेड करेंगे, ट्रेड के राइट्स लेंगे,
जी नहीं, हमने थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स भी दे दो। ठीक है, अब चालाक तो थे ब्रिटिशर्स, किस किस तरह से उन्होंने मैनिपुलेट करके राजाओं से राइट लिए और धीरे धीरे राजाओं को ही खत्म कर दिया। ठीक है, तो उन्होंने बना लिया इंडिया को अपना मार्केट और रॉ मटेरियल सप्लाई। ठीक है, तो वो क्या करते थे, इंडिया के लोगों को एक्सप्लॉइट करते थे। फार्मर्स को कहते थे कि हमारी पसंद की क्रॉप्स उगाओ, इंडिगो उगाओ, इंडिगो उगाओ, क्योंकि वो डाई करने के लिए, कपड़े डाई करने के लिए हमें वो नी की जरूरत है। ठीक है, इंडिया के लोगों को कहते थे कि टी उगाओ, टी पहले इंडिया में नहीं थी, चाय जो हम पीते हैं, ये ब्रिटिशर्स लेके आए चाइना से और इंडिया के लोगों को वहां के, जहां पे इनको लगा कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बड़ी अच्छी चाय उग सकती है, वहां जाके उन्होंने चाय उगाई। ठीक है, तो वो सारे अपनी अपनी तरफ से वो करना शुरू किया और ब्रिटिशर्स के खिलाफ सारे लोग जो खड़े हो रहे थे 1857 फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, सबको पता होगा, मंगल पांडे मूवी भी आई है, बहुत सारी मूवीज आई है, रानी झांसी रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी। ठीक है, तो वो 1857 के रिवोल्ट, 1857 का रिवोल्ट जो था, जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ हुआ था, वो भी वो क्या कहते हैं उसे, we used to call it the first war of independence, लेकिन वो इंडिपेंडेंस के लिए वॉर नहीं थी, उन सब के अपने अपने पर्सनल इंटरेस्ट थे। झांसी की रानी इसलिए लड़ी क्योंकि उसके बेटे को राजा नहीं बनाया जा रहा था। ठीक है, टीपू सुल्तान इसलिए लड़े क्योंकि उनको मारा जा रहा था या उनसे उनका राज्य लिया जा रहा था। समझ रहे हो, हर किसी का अपना अपना रीजन था, कोई भारत के लिए नहीं लड़ रहा था, कोई ये नहीं कह रहा था अंग्रेज को भारत छोड़ो। ये सारा काम शुरू हुआ हमारे महात्मा गांधी जी जब आए इंडिया में। साउथ अफ्रीका वाली हिस्ट्री मैंने आपको बता दी हुई है, क्या हुआ था साउथ अफ्रीका में। ठीक है, तो जब वो इंडिया में आए 1900 बताओ 15, जब वो इंडिया में आए तो उन्होंने इंडिया को देखा और अपने साथ क्या लेके आए, कौन सा आइडियोलॉजी, इसकी वेरी गुड, सत्याग्रह की आइडियोलॉजी लेके आए। सत्याग्रह होता है, क्या होता है सत्याग्रह, इंडिपेंडेंस का कोई लेना देना नहीं, क्या होता है सत्याग्रह, सत्याग्रह का मतलब बताओ, इसी क्लास में बताया तुम्हें, पावर ऑफ ट्रूथ, फाइट फॉर ट्रूथ बट इन अ नॉन वायलेंट वे, सच्चाई के लिए लड़ना है लेकिन नॉन वायलेंस के साथ। गांधी जी कहते थे कि अगर आपकी बात सच है, ठीक है, अगर आपकी बात सच है और आप सच के लिए जो है लड़ रहे हो, तो उस लड़ाई के लिए आपको वायलेंस की जरूरत नहीं। ठीक है, उस लड़ाई को आप बिल्कुल पीसफुली लड़ोगे। आप जो जो ऑपरेसर है, जो जुल्म ढा रहा है, उसकी कॉन्शियंस को जगाओगे, इनर कॉन्शियंस। ठीक है, इनर कॉन्शियंस को जगाओगे, कॉन्शियंस को बोलोगे कि भाई उसको उसको फील कराओगे भी तुम गलत कर रहे हो। ठीक है, तो उससे क्या पता चलेगा, उससे पता चलेगा, उससे उससे क्या होगा कि जो ऑपरेशन है वो मानेगा अपनी गलती और अपने ऑपरेशन को छोड़ देगा। ये गांधी जी की आइडियोलॉजी सत्य है। ये आइडियोलॉजी उन्होंने 1916 में किस कौन से बताओ जरा, क्या कौन कौन सी ये जो 3 एक्सपेरिमेंट्स थे क्या क्या थे 1916 में, चंपारण 1917, खेड़ा और 1918 अहमदाबाद में। ठीक है, इन आज बेचारे ऑनलाइन वालों को कुछ पढ़ी नहीं है, वो भी कुछ लिख रहे हैं। तो क्या हुआ कि ये तीनों उनके सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स थे। सत्याग्रह को फॉलो किया, नॉन वायलेंस को फॉलो किया और उन्होंने इन सबको उनके राइट्स दिलवाए। जरूरी नहीं है, गांधी जी सिर्फ ब्रिटिशर्स के खिलाफ नहीं थे, गांधी जी सिर्फ गलत चीज के खिलाफ थे, चाहे वो गलत जो है वो ब्रिटिशर्स कर रहे थे या वो इंडियंस कर रहे थे। इंडियंस में अहमदाबाद वाली जो मेरी ऑलमोस्ट एग्जांपल, क्योंकि ये स्ट्राइक ब्रिटिशर्स के खिलाफ नहीं थी, ये मिल ओनर्स के खिलाफ थी। ठीक है, मिल ओनर्स उनको सैलरीज नहीं दे रहे थे, उनके वर्किंग कंडीशंस बहुत पुअर रखे हुए थे, इसीलिए उन्होंने ये
सत्याग्रह किया और जीता, स्ट्राइक की और जीती अपनी राइट्स के, ठीक है। उसके बाद उन्होंने 1919 में क्या शुरू किया, कौन सी मूवमेंट शुरू की, हाँ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वो नहीं है जो आगे चल के वो बड़ी वाली चलाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि 1919 में कौन सा एक्ट आया था, रॉलेट एक्ट। 1919 में, वेरी गुड योगिता, यहाँ से जवाब आ रहे हैं। 1919 में रॉलेट एक्ट आया था। रॉलेट एक्ट में उन्होंने कुछ ऐसी कंडीशंस बनाई थी कि जिससे कि इंडियंस को सप्रेस किया जा सके, ठीक है। उनको लगा कि बहुत कुछ हो रहा है इंडिया में, तो कुछ ऐसा लाते हैं। तो 1919 में उन्होंने कौन सा रॉलेट एक्ट के अंदर जो पास किया इंडिया के लिए, आपको पता है इंडिया के लिए उन्होंने स्पेशल लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई हुई थी, उसमें इंडियंस को भी रखा हुआ था, इंडियंस के लीडर्स को भी। लेकिन ये जो रॉलेट एक्ट उन्होंने पास किया, इसमें इंडिया के लीडर्स की कोई कंसेंट नहीं किया, ब्रिटिशर्स ने अपने से ही पास कर दिया, ठीक है। लॉ क्या था, एक्ट क्या था, एक्ट ये कहता था कि जो भी गवर्नमेंट के खिलाफ, गवर्नमेंट किसकी थी, ब्रिटिशर्स की थी, जो भी गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोलेगा उसे डिटेन कर लो, पुलिस उसे पकड़ सकती है, ठीक है, पकड़ सकती है। लेकिन गलत बात ये थी कि 2 साल के लिए विदाउट ट्रायल उसे पुलिस के स्टेशन में रखा जा सकता, 2 साल के लिए विदाउट ट्रायल, ठीक है। अब 2 साल के लिए विदाउट ट्रायल का मतलब है कि उनको उनका केस कोर्ट में नहीं जाएगा, ठीक है। तो चाहे उसने गलती की है नहीं की है, अपनी मर्जी से भी मैं उठा लूंगी, तुम चलो जेल में, ठीक है। अब कौन प्रूफ, ये कैसे प्रूव करेगा कि भाई मैं तो कुछ नहीं कर रहा था, मुझे क्यों उठाया आपने, ठीक है। तो उससे भी इंडियंस के राइट्स को कर्व किया जा रहा था, इंडियंस को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। उसके खिलाफ रॉलेट एक्ट शुरू किया। गांधी जी ने कहा कि हाँ रेलवे वर्कर्स और बाकी जो ऑक्यूपेशंस में नहीं जाएंगे और स्ट्राइक शुरू करेंगे। ब्रिटिशर्स थोड़े घबरा गए, उनको लगा कि ये क्या शुरू हो रहा है, डिसोबीडियंट मतलब हमारी बात नहीं, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट होता है, सिविल हो गए तो आम लोग होते हैं, डिसोबे करेंगे, किसको डिसोबे करेंगे, जो लॉज बनाए हुए हैं किसने, ब्रिटिशर्स ने, ठीक है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी वो कि हम नौकरी पे नहीं जाएंगे, हम इनकी बात नहीं मानेंगे और हम बोलेंगे पहले इस एक्ट के ऑफिस में फिर हम आते हैं। गांधी जी ने बहुत अच्छी तरह क्लियर किया हुआ था अपने वर्कर्स को, अपने फॉलोअर्स को कि ये नॉन वायलेंट मूवमेंट, लेकिन क्या होता गया, रॉलेट एक्ट का जो मूवमेंट थी इसके अगेंस्ट वो वायलेंट होती गई। कैसे होती गई, पहले ब्रिटिशर्स ने शुरू किया, ठीक है, ब्रिटिशर्स ने उन पे वायलेंस शुरू किया। वायलेंस शुरू होने के बाद अमृतसर में क्या हुआ कि एक पीसफुल प्रोटेस्ट में उन्होंने गोलियां चला दी, ठीक है, बहुत सारे लोग जख्मी भी हुए। इससे क्या हुआ कि मार्शल लोग और भड़क गए, उन्होंने क्या किया, वायलेंस पे आ गए, ठीक है। उन्होंने आग लगा दी पुलिस स्टेशंस में, ऑफिसेज में, गाड़ियां जला दी ब्रिटिशर्स की। ब्रिटिशर्स ने किया अमृतसर में, चलो मार्शल लॉ, मार्शल लॉ होता है आर्मी का लॉ, आर्मी को भेज दिया जनरल डायर के अंदर, ठीक है, जनरल डायर के अंदर, ठीक है। तो जनरल डायर जो थे उनको वहां इंचार्ज बना दिया और कहा कि अमृतसर में, ये सब है अप्रैल में, 10 अप्रैल को उन्होंने ऐसा किया। जनरल डायर को बोला कि भाई तुम 6 अप्रैल से हड़ताल शुरू हुई, 10 अप्रैल 1919 को उन्होंने जलियांवाला बाग, सॉरी अमृतसर में मार्शल लॉ लगा। 13 अप्रैल को लोग मनाते हैं बैसाखी। अब आगे पीछे के गांव के लोगों को थोड़ा, अमृतसर में कोई फेस्टिवल होता है तो हम भी यहाँ से जाते हैं, कई लोग जाते होंगे, गोल्डन टेम्पल जाते हैं, और जगहों पे जाते हैं, ठीक है। अब तक कम्युनिकेशन के वो तो थे नहीं रिसोर्सेस, तो उनको नहीं पता था कि क्या हो रहा है अमृतसर में, ठीक है। मैक्सिमम लोग अमृतसर पहुंच गए बैसाखी सेलिब्रेट करने के लिए गांव से, आगे पीछे सारे मेले में छोटे बच्चे, लेडीज, वाइफ्स, बेटियां, बच्चे छोटे, बुजुर्ग लोग सारे पहुंच गए जलियांवाला बाग, क्योंकि वहां पे मेला लगता था, गोल्डन टेम्पल के पास ही था, ठीक है। सबको देखा होगा किसी ने जलियांवाला बाग गया, ठीक है। तो वो उसके पास है, जो भी वहां जाता है वो जलियांवाला बाग जरूर जाता है, ठीक है। तो
तब भी जाते थे। तो क्या हुआ कि बेटा आज आपको देखने का मुझे टाइम नहीं मिल रहा, यहाँ पे बच्चे बैठे, तो ये बच्चे भी बेचारे जवाब दे रहे हैं मुझे। ओके, तो क्या हुआ कि वहां पर जब सारे लोग, हाँ कुछ पॉलिटिसाइज कर रहे थे लोग, छोटे बहुत मोटे साइड में खड़े होते थे, अंग्रेजों ने आपको पता है ये कर दिया, हम अंग्रेजों के खिलाफ हमने ये किया और फिर अंग्रेजों ने ये कर दिया, तो वो बातें भी हो रही थी, लेकिन मैक्सिमम लोग वो मेले को एंजॉय कर रहे थे। ठीक है, वहां पर जनरल डायर पहुंचे अपने सिपाहियों को लेके, ये जितना दरवाजा है ना, इतनी गली है जैसे ये जलियांवाला बाग जाने के लिए, जो गए उनको पता होगा। ठीक है, इस गली को गेट किया बंद, सारी फौज आगे पीछे, पूरे घर बने हुए थे, बंद है, पॉपुलेशन। ठीक है, सबको खड़ा किया लाइन में और कहा चलो गोलियां। Hundreds of people died there, including kids, including women, including the old people, and of course the young ones. ठीक है, कहीं जाने का रास्ता नहीं था, क्योंकि रास्ते के आगे तो सारे सिपाही गोलियां चला रहे थे। एक कुआं था, उस कुएं में कई लोग डूब के मर गए, सबने उस कुएं में छलांग लगाना शुरू कर दी, अपने बच्चों को बीच में फेंकना शुरू कर दिया कि गोलियों से बचेंगे। ठीक है, लेकिन कुएं में भी गिर के बहुत ही, ठीक है, तो hundreds of people died there. जब वहां पे इतने लोग मर गए, स्प्रेड हो गई बात, तब लोगों को कौन रोक सकता था? लोगों ने फिर शुरू कर दिया वायलेंस ब्रिटिशर्स के खिलाफ। ब्रिटिशर्स ने भी बड़े गंदे तरीके से सप्रेस करना शुरू कर दिया। ठीक है, जो उसको पकड़ लेते ना, उसको कहते थे जमीन पे नाम रगड़ो, बोलो मैं गलत हूँ, लेटो जमीन पे, माफी मांगो हमसे, और इतनी बुरी तरह से उनको मारना। ठीक है, जब ये सारा वायलेंस फैलना शुरू हो गया ना, तो गांधी जी ने कहा कि नहीं, बस बंद करो, मैं अपनी मूवमेंट वापस लेता हूँ, मुझे ये वायलेंस नहीं चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो गांधी जी ने अपना जो रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट वायलेंस, वो जो स्ट्राइक थी वो बंद कर वापस। अब गांधी जी सोच रहे थे कि कुछ ऐसी चीज करें जिससे कि पूरे इंडिया में एक साथ लोग जो है वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ खड़े हो। उसके लिए एक चीज बड़ी जरूरी थी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी। उसके लिए क्या चीज जरूरी थी? हिंदू मुस्लिम यूनिटी। ठीक है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए अब ये सब तो 1919 की बात हो रही है, तो वर्ल्ड वॉर भी चल रही थी साथ साथ। कौन सी वर्ल्ड वॉर? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुई थी अभी। खत्म होने के बाद क्या हुआ था कि जो ये जो होते हैं, टर्की की बात है, Stop to wear the mask for such long time. तो नाक दर्द कर रहा है। ओके, तो क्या हुआ कि टर्की में ऑटोमन एम्पायर था, ऑटोमन मुस्लिम एम्पायर था, जिसके जो स्पिरिचुअल लीडर थे, स्पिरिचुअल लीडर हेड थे उस ऑटोमन एम्पायर के, साथ में मुस्लिम्स के स्पिरिचुअल लीडर्स भी थे, उनको कहते थे खलीफा। खलीफा मींस द स्पिरिचुअल लीडर्स ऑफ मुस्लिम्स। ऑटोमन एम्पायर के वो हेड भी थे। ठीक है, अब टर्की जो है वर्ल्ड वॉर से हार गया हुआ। हारने के बाद उन्होंने क्या किया कि इनके ऊपर बहुत, आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा हुआ था कि जब कोई वॉर हार जाता है, एलाइज और एक्सिस पावर्स के बारे में पढ़ा होगा आपने क्लासेस में, और ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस के बारे में पढ़ा, तो बड़ी हार्श उस पे ट्रीटीज जो है वो लगा देते हैं। जो हारी होती है ना कंट्री, भाई तुम अब पैसे दोगे, भाई तुम अब अपने रिसोर्सेज दोगे हमें, अगर तुम चाहते हो कि रूल करना चाहते हो या अपनी इंडिपेंडेंस चाहते हो, हम आप सबको मारे ना, उसके लिए ये करो। ठीक है, तो बड़ी हार्श ट्रीटीज इन पे भी लगा रहे थे, खलीफा के ऊपर भी। उन्होंने कहा कि हम खलीफा को हटा देंगे उनकी को। तो जो जिसके खिलाफ वर्ल्ड वाइड मूवमेंट मुस्लिम्स ने छेड़ दी थी कि ये तो हमारे स्पिरिचुअल हेड है, इनको कैसे आप हटा सकते हो कि ये खलीफा नहीं है। समझ आ गया? तो वर्ल्ड वाइड मुस्लिम्स ने प्रोटेस्ट कर दिया था, इंडिया में भी प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे
किसके खिलाफ? ब्रिटिशर्स के खिलाफ नहीं, जो टर्की में ब्रिटिशर्स कर रहे थे ना, ठीक है, उस रीजन के लिए, ना कि इस रीजन के लिए कि इंडिया में थे। तो खिलाफत इशू इंडिया में भी शुरू हो गया। इंडिया में ये खिलाफत इशू दो भाइयों ने शुरू किया। कोई नाम बता सकता है उनका? शौकत अली और अली ब्रदर्स भी कहते हैं। ठीक है, गांधी जी को ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी लगी कि हम अगर अभी तक कांग्रेस जो थी ना, कांग्रेस वॉज मेजॉरिटी हिंदू पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, उनको लगा कि बहुत अच्छा अभी होगा कि हम इनको भी मुस्लिम्स के बिना, क्योंकि हमारी कंट्री में रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं, फेलो इंडियंस हैं, इनको भी हम एक साथ मिला लें तो हम सारे मिलजुल के ब्रिटिशर्स के खिलाफ। अभी तक हिंदू मुस्लिम यूनिटी की किसी ने बात नहीं की। इतने सालों से हिंदू मुस्लिम एक साथ रह रहे थे, nobody bothered about हिंदू मुस्लिम यूनिटी, although वो साथ में रह रहे थे, लेकिन कर रहे थे, लेकिन इन्होंने हमारे किसी लीडर ने ये नहीं सोचा था कि हम इन सबको अगर आपस में मिला दें तो हमारी कंट्री एक स्ट्रॉन्गर कंट्री बने, एक बेटर कंट्री बने। ठीक है, तो उन्होंने कहा, उन्होंने अपने कांग्रेस में बात चलाई, महात्मा गांधी जी ने, कि हम इनको मिला देते। तो कांग्रेस के लीडर्स जो थे उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम ठीक है, हमारे, क्योंकि अपनी लीडरशिप कौन देना चाहता है, किसी के साथ शेयर करना चाहता है। उन्होंने कहा नहीं, हम ठीक है। तो इसके लिए गांधी जी को बड़ा पर्सुएड करना पड़ा कांग्रेस कि भाई हम भी इनको साथ मिलाते हैं, तो तभी हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो अचीव होगा। इनके बिना हम नहीं कर सकते, इंडिपेंडेंस की जंग नहीं लड़ सकते, ठीक है, इनको भी हम साथ मिला। तो फिर किसी तरह उन्होंने मिलाया, शौकत अली मोहम्मद अली से बात की, इनके इशू को और अपने इशू को साथ में मिलाया और शुरू की नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट। आप सबने नोट्स ले लिए हो यहाँ से? वो ले आए करो साथ में, पढ़ते जाओ साथ में। अभी बुक्स ले आए तो कुछ नेक्स्ट टाइम से ब्रिंग समथिंग अलोंग, क्योंकि ये कोई कॉम्प्लेक्स और न्यूमेरिकल तो है नहीं कि मैं नोटबुक से सॉल्व कराऊंगी आपको, इट्स जस्ट लेक्चर्स प्रोसेसरी में, क्योंकि ये तो मैं लिख रही हूँ, ये पूरा एक फ्लो चार्ट बन रहा है। है तो सीख सकते हो, एक फ्लो चार्ट मैंने आपको बुक में भेजा था, इसको भी पढ़ना, कोई आउटलाइन नहीं है, इट्स इंपॉर्टेंट। एक भेजा है कि वो भेजो, जब आधा चैप्टर का भेज दिया हुआ, आधा कैसे रहेगा। ऑलराइट, so the Khilafat Committee was formed in Bombay in March 1990. March 1994 खिलाफत कमेटी बनी इंडिया में। और फिर गांधी जी ने इनके लीडर्स जो शौकत अली और मोहम्मद अली के खिलाफत कमेटी थे, उनके साथ बात करने शुरू किया कि चलो भी अब हम इनके क्या करेंगे, एक मूवमेंट चलाते हैं, ठीक है, जिसमें हम आपकी खिलाफत को भी कवर करेंगे, प्लस हम अपनी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ, मतलब ब्रिटिशर्स को दिखाएंगे कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी क्या है, हम आपका खिलाफत में साथ देते हैं, आप हमारा नॉन कॉपरेशन के साथ। And that was the best, I think the best step taken by Mahatma Gandhi, ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो स्ट्रगल थी हमारी, it became more stronger, ठीक है, वो ज्यादा इफेक्टिव हो गई, ठीक है, और ब्रिटिशर्स भी ज्यादा
डर गए। ठीक है, डिवाइड एंड रूल ब्रिटिशर्स ने बड़ी बार शुरू किया था कि अब डिवाइड एंड रूल शुरू करते हैं। तो 1919 के बाद सितंबर 1920 में कैलकाटा सेशन ऑफ कांग्रेस, अब कैलकाटा सेशन ऑफ कांग्रेस का क्या इंपॉर्टेंस है? कैलकाटा सेशन ऑफ कांग्रेस में गांधी जी ने बाकी कांग्रेस के लीडर्स को मनाया कि अब हम खिलाफत कमेटी के साथ मिलकर एजिटेशन शुरू करें। दिस कैन बी वन क्वेश्चन। ठीक है, कि कौन से सेशन में किस साल शुरू किया खिलाफत के साथ महात्मा गांधी जी ने मिलकर जो किया, तो इट वाज कैलकाटा सेशन। ठीक है, कौन इसके जो सेशन है, नागपुर सेशन, कैलकाटा सेशन, मद्रास सेशन, इनकी अलग अलग इंपॉर्टेंसेस है। ठीक है, वो भी हम इसमें कवर करेंगे। ये आपके मार्क्स उसमें मैथ्स में भी मार्क्स। ठीक है, ओके। अब नॉन कोऑपरेशन का आइडिया क्यों आया? व्हाई नॉन कोऑपरेशन? एंड गांधी जी ने अपनी बुक हिंद स्वराज, गांधी जी ने बुक लिखी जिसका नाम था हिंद स्वराज, 1920 में वो पब्लिश की गई। इसमें उन्होंने लिखा कि जो ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में रूल कर पा रहे हैं ना, वो इसलिए रूल कर पा रहे हैं क्योंकि इंडियंस ने उनको कोऑपरेट किया है, इंडियंस ने उनका साथ दिया। ठीक है, साथ देते भी इंडियंस बिल्कुल दे रहे हैं। ठीक है, तभी तो वो रूल कर पाएंगे, अदरवाइज वो कैसे रूल कर पाते? ठीक है, ब्रिटिशर्स ने फोर्सफुली ज्यादा रूल नहीं किया था। पहले ब्रिटिशर्स ने जो छोटे छोटे लैंडलॉर्ड्स थे, जमींदार थे, इन सबको अपने साथ मिलाया। ठीक है, कि हम टैक्सेस लेते हैं जी, फार्मर से टैक्सेस लेंगे, इस तरह से बांटेंगे और इस तरह से काम करेंगे, आप हमें टैक्सेस दिलाइए। तो गांधी जी ने जब कहा लोगों को कि वो इसलिए काम कर पाए क्योंकि ब्रिटिशर्स इसलिए रूल कर रहे हैं हमारे कंट्री, क्योंकि इंडियंस ने कोऑपरेट किया हुआ है। अगर हम अपनी कोऑपरेशन वापस लें, हम नॉन कोऑपरेट करें, हम कोऑपरेट नहीं करें ब्रिटिशर्स के साथ, तो ब्रिटिशर्स को इंडिया छोड़ के जाना पड़ेगा। ठीक है, अब नॉन कोऑपरेशन कैसे शुरू होगी? दिस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, व्हाट वाज इट? गांधी जी proposed that this movement non cooperation खिलाफत मूवमेंट, अब क्या नाम हो गया इस मूवमेंट का? नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट। दोनों चीजें साथ। ठीक है, ब्रिटिशर्स को ये भी बता रहे हैं कि हम आपके खिलाफ हैं, इंडियंस के खिलाफ हैं, और ये भी बता रहे हैं कि हम मुस्लिम्स की तरफ से भी आपके खिलाफ हैं, क्योंकि आप जो टर्की में गलत ऑटोमन एम्पायर के साथ गलत। ठीक है, ओके। तो गांधी जी ने कैसा प्रपोज किया कि मूवमेंट कैसे चलाएंगे? So Gandhi said that this movement would be unfolded in steps. क्या steps है? सबसे पहले क्या करेंगे? It should begin with surrender of titles. आपको पता है ब्रिटिशर्स जो थे ना, वो टाइटल्स देते थे, इंडियंस कोई अच्छा काम करते थे या उनको लगता था कि हमारे लिए सर का टाइटल देते थे। सर समझते हो? हम अभी आपको ये सारे सर लगते हैं ना, हम लोग सारे सर बोलते हैं इनको। सर एक्चुअली यूज्ड टू बी अ टाइटल given to somebody who has done something extraordinarily good in whatever field. जैसे आपने एक बार सुना होगा कि क्या नाम है, सचिन तेंदुलकर को सर का टाइटल दिया इंग्लैंड की क्वीन। तो सर टाइटल कौन देती थी? एक्चुअली इंग्लैंड की क्वीन। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स को और भी बड़े टाइटल्स दिए हुए थे, जो ब्रिटिशर्स ने दिए हुए थे लोगों को, जो अपने रैंक्स पे रखे हुए थे। तो सबसे पहले गांधी जी ने कहा कि हम इन टाइटल्स को सरेंडर करेंगे, कि हमें नहीं चाहिए आपसे टाइटल, हमें नहीं चाहिए, हम आपके लिए काम नहीं कर रहे, हमें आपके टाइटल। तो पहला काम क्या किया हुआ नॉन कोऑपरेशन के स्टेप क्या था? सरेंडर ऑफ टाइटल्स। ठीक है, उसके बाद टाइटल सरेंडर करने के बाद
जो गवर्नमेंट ने अवॉर्ड किए थे, कौन सी गवर्नमेंट ने? ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। देन बॉयकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज, सारी जितनी भी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं उनका बॉयकॉट। तब भी सिविल सर्विसेज के एग्जाम होते थे, आईएएस के, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के, आर्मी में, पुलिस में, जो भी इंडियंस थे उनको कहा कि भाई आप अपनी नौकरियां छोड़ो और आ जाओ हमारे साथ ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई। ठीक है। उसके बाद देन फॉरेन गुड्स को भी बायकॉट करो। ब्रिटिश आर्मी, पुलिस, जो भी एक्सेट्रा, जो भी जॉब्स थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के जॉब्स थे, ठीक है। गवर्नमेंट के जॉब मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के जॉब, अभी तो गवर्नमेंट के जॉब मतलब हम इंडियन गवर्नमेंट के जॉब कर रहे हैं, तब हमारी गवर्नमेंट कौन थी? ब्रिटिश थे। तो गांधी जी ने कहा कि भाई तुम सारे अपनी अपनी जॉब्स छोड़ो और आ जाओ हमारे साथ लड़ने के लिए, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि फॉरेन गुड्स को बाय करो, हमें नहीं चाहिए जो यूरोप से प्रोडक्ट बन के आ रहे हैं इंडिया में, इंडस्ट्री से, हमें नहीं चाहिए, हम नहीं खरीदेंगे, ठीक है। और फिर महात्मा गांधी जी ने कहा कि अगर गवर्नमेंट जो है हमें मूवमेंट को प्रेस करने के लिए, खत्म करने के लिए अगर ज्यादा फोर्स इस्तेमाल करेगी तो फुल सिविल डिसोबीडियंस, हम बिल्कुल आपकी बात नहीं मानेंगे, कोई लॉ ओबे नहीं करेंगे। अभी तक तो उन्होंने बस ये कहा कि बॉयकॉट करो और काम नहीं करो, नौकरी नहीं करो, सरेंडर करो। फिर उन्होंने कहा कि अगर गवर्नमेंट तब भी हमारी बात नहीं मानेगी और हमें रिप्रेस करेगी तो हम क्या शुरू कर देंगे? फुल डिसओबीडियंस। अब डिसओबीडियंस का मतलब क्या होता है? ओबीडिएंट कौन होते हैं? अच्छा, यू शुड बी वेरी ओबीडिएंट। इंग्लिश में क्या मतलब होता है ओबीडिएंट का? जो बात मानते हैं, है ना? कि माँ बाप कहते हैं ना कि ये मेरा बच्चा बड़ा ओबीडिएंट है, इसलिए तो बड़ा समझो, ये तो कोई बात नहीं है, ठीक है। ओबीडिएंट मींस जो आपकी बात मानते हैं, आपके रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। डिसओबीडियंस मींस हमें नहीं मानना। फुल सिविल डिसोबीडियंस, ठीक है। फुल सिविल डिसोबीडियंस, सिर्फ डिसोबीडियंस है, सिविल लिखना है कि जितने भी कॉमन लोग हैं वो भी अब ब्रिटिशर्स की कोई लॉ नहीं मानते, कोई बात नहीं, ठीक है। इस सारी मूवमेंट के लिए गांधी जी, महात्मा गांधी और शौकत अली, महात्मा गांधी और शौकत अली के बीच झगड़े। अब ये तो था नहीं कि मैं YouTube पे वीडियो बना देती हूँ। यस, बॉयकॉट ऑफ इलेक्शंस आल्सो, वेरी गुड बेटा, जिसने भी पॉइंट लिखा है वहां पे इलेक्शंस को बॉयकॉट कर दिया। मैंने आपको बताया था ना कि लेजिस्लेटिव असेंबली में ब्रिटिशर्स के इंडियन भी लोग थे, उन्होंने कहा कि हम अब नहीं आएंगे, अब हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्योंकि ब्रिटिश के किसी भी गवर्नमेंट के काम में पार्टिसिपेट, ये सिविल नॉन कोऑपरेशन, ठीक है। अच्छा, इसके लिए हम ये तो कहा कि गांधी जी और शौकत अली एक वीडियो बनाएंगे YouTube पे, या प्राइम मिनिस्टर की तरह कहेंगे 8 बजे जी मैं पूरे देश को सम्मोहित, क्या कहते हैं, संबोधित करूंगा, ठीक है, सम्मोहित नहीं, संबोधित करूंगा। तो टीवी पे बैठ के बोल दिया। उनको क्या करना पड़ता था? टूर करना पड़ता था ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। तो एक्सटेंसिवली महात्मा गांधी और शौकत अली ने नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट पूरा टूर किया, उनको बता सके कि हमने इस नॉन कोऑपरेशन खिलाफ मूवमेंट कैसे चलानी, समझाया सबको कि कैसे चलानी थी हम अपनी नॉन कोऑपरेशन खिलाफ मूवमेंट, और सब कुछ जो होगा वो नॉन वायलेंट तरीके से, लड़ाइयां नहीं होंगी, झगड़े, ठीक है। इस प्रॉब्लम ये थी कि जो इंडिया में कांग्रेस के लीडर्स है ना, दे वर रिलक्टेंट टू बॉयकॉट द इलेक्शंस। क्यों रिलक्टेंट थे बॉयकॉट करने के? अरे भाई, हमारे पास इतनी पावर आ गई है, हम लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पर हम बोलते हैं रमन लल्ला को, कौन से लीडर थे यहाँ पे लोग जितने भी है, फारूक अब्दुल्ला को, उमर अब्दुल्ला को,
महबूबा मुफ्ती को, इन सबको बोलने में आप लोगों ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना है, तो ये मानेंगे? जैसे कि गवर्नमेंट ने किया, इनको हटा दिया पावर से, अभी मिलके वो सारे मिलजुल के पहले एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे, अभी आप न्यूज़ में सुनते होंगे, अभी सारे लीडर मिलजुल के एक पार्टी बना रहे हैं बीजेपी के खिलाफ कि हम इलेक्शंस दो, हमें हमें पता, चलो कहीं तक वो ठीक भी है, दे आर राइट ऑन देयर पार्ट, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि जो लीडर्स हैं कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि हमने नहीं बॉयकॉट कर इलेक्शंस, तो गांधी जी ने उनको बड़ी मुश्किल से मनाया, किस सेशन में? नागपुर सेशन, नागपुर सेशन of Congress on December 1921. Sorry, 1921. नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस, नागपुर जाके दिसंबर 1920 में उन्होंने बनाया कांग्रेस को। दिस वाज सितंबर, दिस वाज सितंबर 1920 कैलकाटा सेशन और नागपुर सेशन 1920 दिसंबर। कैलकाटा सेशन में उन्होंने बनाया कांग्रेस को कि हमने किसके साथ मिलजुल के क्या करना है? खिलाफत कमेटी के साथ, मुस्लिम्स के साथ, ठीक है। और नागपुर सेशन में उन्होंने क्या बनाया कि अपने बाइकआउट करो इलेक्शन, ये चीजें याद रखना है, ठीक है, कि मोदी की जान और अंडरलाइन की पैदा की। उसके बाद at Congress session of Nagpur in 1920, a comprehensive plan was adopted of how to proceed with non-cooperation movement, ठीक है। अब ये मूवमेंट कैसे स्टार्ट हुई, किसने पार्टिसिपेट किया, इसलिए हम टाइम प्लीज कवर दिस टॉपिक। मूवमेंट जो है अलग-अलग जगह पे अलग-अलग तरह हुई, टाउन्स की मूवमेंट अलग थी, ठीक है, प्लांटेशंस में अलग तरह की, किस तरह चली, अब हमने देखना है कि किस जगह की मूवमेंट किस तरह हुई, ठीक है। सो द मूवमेंट had different strands at different places. So now we are going to study about the different strands of movement. सबसे पहले movement in towns. Towns में कैसे चली अपनी मूवमेंट? टाउन्स में सबसे पहले ये मूवमेंट स्टार्ट हुई बाय गिविंग अवे ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स। जितने भी टाउन्स में लोग थे, टाउन्स में तो ज्यादातर वही लोग रहते हैं ना जो कहीं नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, अपने जॉब से छुट्टी नहीं, मतलब छोड़ा कि हम ये जॉब नहीं करें। गवर्नमेंट, क्योंकि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट है, तो ब्रिटिशर्स का हम जो जॉब नहीं करेंगे। So it started with middle class people जो थे, they were there in towns, middle class participation. The movement started up with middle class participation. Thousands of students left their universities. उन्होंने कहा
कॉलेजेस में भी पढ़े, ठीक है। उसके बाद इवन स्कूल से भी बच्चों ने जाना छोड़ दिया, ठीक है। कई बच्चे होंगे उन्होंने शुरू किया हुआ है स्कूल से छुट्टी मिली है, लेकिन ज्यादातर जो लोग थे उनका रीजन ये था कि बड़े स्कूल इसलिए चाहे क्योंकि हम सिर्फ ब्रिटिश स्कूल में थे, जब ब्रिटिशर्स जो स्कूल थे, जो ब्रिटिशर्स के थे उन स्कूल्स में नहीं जाना, ठीक है। तो गवर्नमेंट स्कूल्स लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल्स एंड कॉलेजेस, headmasters and teachers resigned, lawyers gave up their legal practice, तो ये सारे लोग अपनी नौकरी छोड़ रहे हैं, ठीक है। Students left their schools or colleges, teachers, lawyers, etc. resigned from their jobs. उसके बाद काउंसिल इलेक्शंस का बायकॉट, जो काउंसिल इलेक्शंस हो रही थी वो बायकॉट की थी। इसकी एक एक्सेप्शन है, मद्रास में एक जस्टिस पार्टी थी, डेफिनेटली जो काउंसिल इलेक्शंस हुआ बायकॉट। अब इसकी एक्सेप्शन, there was a party called as Justice Party in Madras, जिसने कहा कि मैंने इलेक्शन बायकॉट नहीं करनी, हम लोग तो करेंगे पार्टिसिपेट इलेक्शन में। बड़ी मुश्किल से लड़ाई करके तो हमने ब्रिटिशर्स से कहा है कि भाई इंडियंस को काउंसिल में लाओ, और अब हम बायकॉट कर दें। हम क्यों बायकॉट करें? जस्टिस पार्टी का ये कहना था कि हम ब्रिटिशर्स के साथ रह के उनको बोलेंगे कि आप करो, अपनी जगह पे उनका स्टैंड भी ठीक था, ठीक है। तो the Justice Party people thought that it is a way of getting power from Britishers. हम जो ब्रिटिशर्स को सारी की सारी पावर दे रहे हैं, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने से हम उनसे वो पावर लेंगे, तो हम क्यों भैया अपनी पावर दे देंगे? तो दे डिड नॉट बायकॉट इलेक्शन। उसके अलावा बाकी सबने इलेक्शंस को बायकॉट किया, ठीक है। ये थे हाउ इट प्रोसीडेड इन टर्म्स। इसके इफेक्ट्स क्या थे? सबसे पहले फॉरेन गुड्स वर बायकॉटेड, liquor shops were picketed. Picketed का मतलब क्या होता है? What is the meaning of picketed? Shops को picket करने का मतलब कि shops के आगे खड़े हो जाना। Closed, yes, very good. Shops को बंद करवा दिया कि भाई इसमें अब कोई नहीं आ सकता शराब पीने के लिए, क्योंकि लिकर जो थी वो कहाँ से आती थी? ज्यादा फॉरेन से आती थी, इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश वाइन, इंग्लिश लिकर जो भी थी, उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसको भी बायकॉट करेंगे। लिकर शॉप्स को बंद करवा दिया इन्होंने, फॉरेन गुड्स को बंद करवा दिया, बायकॉट करना शुरू हो गया। देन इवन द फॉरेन क्लॉथ वाज बर्न्ड। आपने कई मूवीज में कई ऐसे यूट्यूब पे वीडियोस भी देखे होंगे जहां पर जो फॉरेन के प्रोडक्ट्स हैं उनको जलाया गया कि हम अब इनको यूज नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे कि आजकल टीवी में आई सी चाइनीज के प्रोडक्ट, चाइना के प्रोडक्ट कॉल कर पे क्यों लगा रहा हो? चलो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, हम लोग इकोनॉमिक्स में डिस्कस करेंगे। वी आर गोना हैव अ वंडरफुल क्लास ऑफ ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि आजकल वही चलता है चाइना के खिलाफ और वही चीजें हमने पढ़ी। तो क्या हो गया कि उन्होंने फॉरेन के प्रोडक्ट्स को आगे लगाना शुरू किया, ठीक है। जो भी उनके द इंपोर्ट ऑफ फॉरेन क्लॉथ halved between 1921 to, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बेटा। फॉरेन गुड्स बायकॉटेड, बर्न, ठीक है। फॉरेन सॉरी क्लॉथ, फॉरेन क्लॉथ इंपोर्ट
हाफ का मतलब क्या होता है? आधा हो गया। हाफ बिटवीन 1921 टू 1922। एक साल के अंदर अंदर जो है वो फॉरेन का जितना भी क्लॉथ आता था इंडिया में आधा रहेगा। ठीक है, 102 करोड़ से सिर्फ 57 करोड़ रहेगा। 102 करोड़ टू 57 करोड़। आपको लग रहा है इससे ब्रिटिशर्स को नुकसान हुआ होगा? ये जो भी चीजें हो रही है इससे ब्रिटिशर्स को कुछ असर हो रहा होगा? Yes, Pramali. ऑब्वियसली हो रहा होगा। 150 करोड़ उस टाइम पे, आज से 100 साल पहले 50 करोड़ की कीमत कितनी रही होगी? ठीक है, तो वो सारा नुकसान ब्रिटिश की इंडस्ट्रीज को तो हो ही रहा था। ठीक है, उसके बाद जो फॉरेन के क्लॉथ को आग लगा रहे थे, रिजाइन कर रहे थे ब्रिटिशर्स को एडमिनिस्टर करना मुश्किल होगा इंडिया में कि किस तरह करें। स्कूल में टीचर्स नहीं है, लॉयर्स नहीं है, ऑफिसेज में लोग नहीं है काम करने वाले, तो काम कैसे चलाएंगे? ठीक है, तो इस चीज का बड़ा इफेक्ट पड़ रहा था ब्रिटिशर्स पे। many merchants and traders also refused to work with the foreign importers. उन्होंने कहा भी हम नहीं काम करते। देखो, आप सोच सकते हो कि महात्मा गांधी छोड़ने की किस तरह से लोगों को मनाया, किसी ने अपनी नौकरी छोड़ देना, किसी के कहने पे अपनी चीजों को आग लगा देना। आज मैं बोलूंगी ये मोबाइल जो है चाइनीज है, इसको आग लगा दो, हम सोचे कह रहे हैं खाने के ना खराब है, हमको आग लगा देते हैं, में 50 हम खाई लिया। ठीक है, लेकिन उस वक्त नीड ऑफ द आवर, जरूरत थी लोगों को इस जोश की, इस थिंकिंग की। तो वो चीज जो है वो महात्मा गांधी ने उनको दिखाई कैसे करना है। ठीक है, उनको रीजन दिया। लोगों को रीजन देना पड़ता है, लोग ऐसे नहीं आपकी बात मान लेते। ठीक है, उनको एक प्रॉपर रीजन दो कि आपके साथ क्या गलत हुआ है। जब लोग ये मानेंगे ना कि हाँ हमारे साथ गलत हुआ है, तो उसके खिलाफ खड़े भी होंगे। ठीक है, किसी के कहने में कोई किसी से लड़ाई, मतलब ऐसे नहीं मैं बोलूंगी भाई तुम इससे मानना शुरू करो, तुम क्यों मानोगे इसे? मानोगी? वो सोचेगी कि मैं क्यों मानूं, मैं बताऊंगी कि इसने इतना बुरा किया, उसने बहुत जुल्म ढाए लोगों पे, जो भी किए, तो तुम्हारी इनर कॉन्शियस जागेगी, फिर तुम लड़ाई करो। ठीक है, ऐसे कोई किसी के कहने पे कुछ नहीं करता। हाँ, या मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगी, इसको मारो, मैं तुम्हें घर में 2 लाख रुपए दूंगी, तो तुम मार दोगी। ठीक है, और तो लेकिन उस वक्त पैसे से बढ़कर लोगों में क्या था? आजादी पाने का जज्बा। ठीक है, हमें आजादी चाहिए, किसी तरह ब्रिटिशर्स को हवा दो। सारे हमने देखा था स्टार्टिंग में, जो चैप्टर स्टार्ट किया हमने देखा किस तरह हर लोग जो है वो ब्रिटिशर्स से करना, हर जगह एक्सपेक्टेशन। ठीक है, ओके, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ग्रेजुअली, इसके बाद लिखेगा ग्रेजुअली इट स्लोड डाउन। कितनी देर बच्चे नहीं पढ़ेंगे स्कूल में? ठीक है, कितनी देर लोग नौकरी नहीं करेंगे, कितनी देर फॉरेन की चीजें नहीं खरीदेंगे। इंडिया में तो चीजें की बढ़ रही, इंडिया की तो इंडस्ट्रीज को इन्होंने चलने ही नहीं दिया ब्रिटिशर्स ने। ठीक है, इंडिया में तो कपड़े बन नहीं रहे थे, फॉरेन से आ रहे थे। कितनी देर कपड़े ना खरीदेंगे, कितनी देर बच्चे पढ़ाई नहीं करेंगे। ऑल्टरनेट इसका जो है उसकी जरूरत थी लोगों को, जो शायद कहीं पे महात्मा गांधी जी ने, कांग्रेस ने प्रोवाइड नहीं कराया। अगर वो चाहते कि बच्चे स्कूल छोड़े तो उनको दूसरे स्कूल में एडमिशन तो दो, इंडियन स्कूल में। ठीक है, जो नौकरियां छोड़ रहे हैं उनको कहीं और खाने पीने के लिए कुछ भूखे थोड़ी बनना है उन्होंने, समझ रहे हो? तो कितनी देर तक ये चलता? कुछ देर के बाद ये सारा प्रोसेस शुरू होना शुरू हो गया, बच्चे स्कूल जाना शुरू हो। जैसे अब कोविड तो चल रहा है, लेकिन कितनी देर हम घर में बैठ के काम करेंगे? ठीक है, तो धीरे धीरे लोगों ने निकलना शुरू कर दिया, शादियां भी शुरू हो गई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी शुरू हो गए, क्लासेस भी शुरू हो गई। ठीक है, तो उसी तरह पे लोगों ने इसके बारे में भी सोचा कि कितनी देर तक हम करेंगे। तो ग्रेजुअली द मूवमेंट स्लोड डाउन इन स्टेप्स। ठीक है, उसके बाद ये बहुत बड़ी है रिबेलियन कंट्री से,
Okay, so we'll take it up in the next class. ठीक है? Then here is 1921. You are a student in government controlled school. Design a poster using urging school students to answer Gandhi's qualifying questions. इसमें ना उसने बड़ी अच्छी एक्टिविटीज दी होगी. मुझे नहीं पता कि आप आजकल तो आपसे करवा नहीं पा रहे होंगे टीचर, नहीं तो स्कूल में हम लोग करवाते भी नहीं है. ठीक है, कि कैसे आप अर्ज करोगे. आप सपोज हमारा ये ब्रिटिश स्कूल है, ठीक है, इसमें हम पढ़ रहे हैं. आपने कहीं से सुना कि गांधी जी या गांधी जी की रैली अटेंड की और किसी ने सुना कि भी गांधी जी ने कहा है कि बच्चों को ब्रिटिश स्कूल छोड़ने चाहिए. अब आप कैसे अर्ज करो, एक पोस्टर बनाओ जिसके ऊपर अर्ज करो बच्चों को कि आप भी छोड़ो. ठीक है, हम स्कूल छोड़ते हैं, हमने अपने ब्रिटिशर्स ने हमारे लिए खिलाफ यही किया. तो ये एक्टिविटीज जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, तो आप खुद सोच सकते हो कि किस तरह महात्मा गांधी सीधे विद ऑल दीस थिंग्स. ठीक है, कहीं पर लूप होल्स रहेंगे जो मैंने अभी डिस्कस किया, लेकिन ओवरऑल जो इंपैक्ट था वो पड़ रहा था ब्रिटिशर्स और गांधी जी को लग रहा था कि लोग जो है नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप करना शुरू हो. डन? शुड आई लीव नाउ? ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब हम शुरू करेंगे बेटा, आई वुड लाइक इसी तरह आप लिखो कुछ. ठीक है, ऑफलाइन में ऑनलाइन में तो मैं नहीं देख पाती हूँ आप लोग लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो.